अनिका बता देती हूँ, घबराओ मत। हाँ सक्षम देखते हो बेटा, बस तुम्हारे लिए करती हूँ मैं, ठीक है। सो एयर कंटेन 21% of oxygen, whereas water contain less than 1% of oxygen in dissolved state. Therefore, terrestrial organism has several times more oxygen as compared to aquatic organism, ठीक है। जो आपके टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बहुत टाइम गुना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है कंपेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ जाएं। What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? बेटा ये फ्लो चार्ट याद है ना भैया। ग्लूकोज सबसे पहले साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट होगी। अब वो पायरुवेट को ऑक्सीजन अच्छे से मिली तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी मिल जाएगा। फिर अगर यही लेस ऑक्सीजन मिल रही है तो किस में कन्वर्ट होगा? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, क्योंकि नहीं लैक्टिक एसिड तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही होता है, प्लस एनर्जी मिल जाएगी। और अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ठीक है। तो ये इथेनॉल एंड यस संचित, वेरी गुड। तो ये पूरा जो फ्लो चार्ट है आपको पूरा बनाना है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है? ईस्ट के अंदर होता है, जहाँ पे भी फर्मेंटेशन का काम, खमीर उठना, फर्मेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं खमीर उठाते हैं। जैसे कि जो डोसा बैटर होता है वो फर्मेंटेड होता है, ठीक है। डोसा बैटर अगर आपने कभी देखा हो या बनाने का प्रोसीजर पता हो तो उसके अंदर दाल और चावल को कुछ घंटे भिगोते हैं, भिगोने के बाद उसका पेस्ट बनाते हैं और उस पेस्ट को ढक के एक डीप बर्तन के अंदर रखते हैं जो कि हाफ फिल होता है, बिकॉज आफ्टर ओवरनाइट अगर आप उसको रखते हो इन द एटमॉस्फेयर, वो फूल के जो हाफ बैटर था वो पूरा कभी कभार बाहर भी निकल जाता है और एटलीस्ट उसको पूरा तो कवर ही कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फर्मेंटेशन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, ठीक है। क्लियर है ये बात? क्लियर? आगे बढ़ूं? हाँ, जिन बच्चों ने देखो मेरा वीडियो ब्लर कितने लोगों के लिए हो रहा है भाई? सबके लिए हो रहा है क्या? बताओ मुझे। यस मैम, ठीक है, मीटिंग छोड़ देते हैं, एक बार तो छोड़ ही देते हैं। हाँ जी बच्चों बताओ। ठीक है, दिख रही हूँ मैं, साफ दिख रही हूँ? बढ़ूं आगे? क्लियर है? ओके ठीक है, चलो आओ। देखो आज की क्लास बेनिफिशियल उन्हीं बच्चों के लिए रहेगी जिन्होंने होमवर्क किया है, अदरवाइज आप बस बैठे ही रह जाओगे, ठीक है। क्योंकि गेट रेडी, कल के बाद जो नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा मोस्टली मंडे या वेंसडे को ही हो जाएगा, दैट विल बी योर कंप्लीट बायोलॉजी चैप्टर, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? अगर आपको पॉइंट वाइज इसका आंसर चाहिए तो मैं लिखवा देती हूँ, राइट इट डाउन। पहला पॉइंट, 97% ऑक्सीजन के लिए लिख रहे हैं। अरे रे मीनल गलत बोल रही हो बेटा, ऐसे नहीं, वेन्स और आर्टरीज आंसर नहीं है इसका। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है लिखेंगे, ऑक्सीजन 97 इन कंबाइंड स्टेट, 97% of oxygen, combined state मत लिखो, 97% of oxygen is taken by hemoglobin, ठीक है। 97% ऑक्सीजन कौन ले लेता है? हीमोग्लोबिन ले लेता है। एंड 3% डिजोल्व इन प्लाज्मा, सिर्फ 3% ही आपके प्लाज्मा में डिजोल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का लिखेंगे,
5 to 7% एज डिजोल्व इन प्लाज्मा। 5 से 7% तो प्लाज्मा में डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड ही डिजोल्व होती है। 5 to 7% dissolve in plasma, and 70% as sodium bicarbonate। लिख देती हूँ ये पॉइंट किसी का रह जाए तो, and 70% as sodium bicarbonate NaHCO3 in plasma। फिर से प्लाज्मा में ही सोडियम कार्बन बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, उसके अंदर 70% कार्बन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। इनफैक्ट आपका जो हीमोग्लोबिन होता है ना उसमें भी होती है, ठीक है। जो बचे 23% है वो आपकी हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन दो होते हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैंने बता दी। तो बची हुई जो 23% है ऑलमोस्ट वो किस में होती है, आपके हीमोग्लोबिन। मैंने हीमोग्लोबिन के लिए एक टर्म यूज करी थी बच्चों, मैंने बोला था इट हैज हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब है, ऑक्सीजन दिखते ही झपट लेता है ऑक्सीजन को, which doesn't mean कि it hates कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन इसको बहुत पसंद है, ऑक्सीजन को तो झपट लेगा, बट कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर होती है, वो कम मात्रा में होती है। क्या मेरा ये पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों को? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? चैट विंडो पर रिप्लाई करना बच्चों। क्या बोला मैंने? कार्बन डाइऑक्साइड आपकी हीमोग्लोबिन के अंदर भी प्रेजेंट होती है, बट उसकी मात्रा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन बहुत कम होती है, ठीक है। उसकी जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्लियर है? चलिए मैम ऑक्सीजन से ज्यादा किसका होता है? ऑक्सीजन से समझ में नहीं आया बेटा। मैम मतलब जैसे ट्रीज के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, तो उसमें CO2 से ज्यादा हो गया ना फिर से एफिनिटी, क्योंकि फिर वो CO2 को लेने लग जाता है। बेटा ये बात आप थोड़ी गलत बोल रहे हो। होता ये है कि व्हेन यू आर सिटिंग अंडर अ ट्री इन नाइट, देन योर बॉडी इज गेटिंग लेस ऑक्सीजन बिकॉज एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है। कार्बन इज प्लांट इज रेस्पिरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो रेस्पायरिंग कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। तो दोनों लोग मिलके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, विच मीन ऑक्सीजन इज लेस। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी ज्यादा लेने लग जाएगी। क्या मीना मेरी बात समझ में आ रही है? आप जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो। रात को यस मैम, आपकी बात आ गई। तो मैम जब आपने समझा रहे थे टॉपिक, तब आपने कोई एक बताया था क्या जिसकी एफिनिटी ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली? हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होती है, यही बताया था मैंने, है ना। और रात के समय में दोनों प्लांट्स भी और ह्यूमन भी दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है विच क्रिएट सफोकेशन, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन योर बॉडी, जिसके कारण आप बेहोश हो सकते हैं, ठीक है। आपके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो आपका दिमाग अनकॉन्शियस होने लग जाता है, आपका दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। Could you please repeat portion of carbon dioxide question 3? बेटा उसके अंदर आपको ये लिखना है भव्य कि 5 to 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, 5 to 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इन प्लाज्मा। उसके बाद लिखेंगे 70% एज सोडियम बाइकार्बोनेट अगेन इन प्लाज्मा, ये इज नहीं है, इन प्लाज्मा है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको लिखना है 23% इज इन हीमोग्लोबिन, इज इन हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट, हाउ आर लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस? पूरा आंसर मैं लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। ये आंसर मैंने लिखवाया है ना आप लोगों को, इसमें आपको क्या लिखना है, एल्वियोलीज। मैम एट दैट डे यू वर टॉकिंग अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड,
बेटा या तो तुम्हारे कोई मैम का कंफ्यूजन हो गया है। नो मैम, आपने उस दिन बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादा एफिनिटी होती है उससे कंपेयर ऑक्सीजन से कंपेरेटिवली। बेटा अभी सीरियसली मुझे क्लिक नहीं कर पा रहा है और अपने टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं है, मतलब बोर्ड से रिलेटेड नहीं है, तो आई वुड लाइक टू ड्रॉप दिस टॉपिक फिलहाल। ठीक है, कभी कभी फिर कभी बात कर लेंगे इस बारे में। ठीक है, चलो। ओके मैम। हाँ, हाउ आर लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स, तो हमने आपको क्या बताया था, ह्यूमन बॉडी इज प्रोवाइडेड विथ लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोली। एल्वियोली का नंबर क्या होता है, यस क्या, एल्वियोली का नंबर क्या होता है, ह्यूज नंबर्स ऑफ एल्वियोलीज आर देयर। अगेन उनका क्या बेनिफिट होता है, उनका डिजाइन जो उनका बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लस एल्वियोलीज की जो वॉल होती है दैट इज वन सेल थिक। ठीक है, ड्यू टू एंड दे आर अगेन प्रोवाइडेड विद एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स सराउंडिंग द एल्वियोली। एल्वियोली के चारों तरफ क्या होती है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, जहां पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस। एंड वो एफिशिएंट क्यों हो पाता है, क्योंकि जो वॉल होती है दैट इज वन सेल थिक, जिसके कारण ये जो एक्सचेंज का प्रोसेस होता है डिफ्यूजन के थ्रू वो इफेक्टिव हो पाता है, क्योंकि पाथ शॉर्ट हो जाता है। पूरा डायग्राम याद है आप लोगों को, मैंने ये डायग्राम बनाया था, देखो ये बहुत मजेदार डायग्राम है, इससे चीजें बहुत बढ़िया समझ में आती है। ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल है। ठीक है, दिस वाज योर ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर ये बड़े बड़े तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ही आपके, हीमोग्लोबिन। ठीक है, एल्वियोली क्या लेके आई, ऑक्सीजन ज्यादा। ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा है तो ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज करेगी, और इसके पास किसकी कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, बट इधर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज्यादा है, तो ड्यू टू डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव। ठीक है, ये मस्त डायग्राम है, बढ़िया समझ में आता है। प्लीज यूज दिस डायग्राम टू एक्सप्लेन दिस आंसर इन योर कॉपी ऑल्सो। ठीक है, ये इस बार पहली बार सच बोल रही हूँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ, किसी से मेरे सीनियर से अगर तुम अपने सीनियर से पूछना चाहो, जिंदगी में पहली बार 20 से 21 सालों में इतने डायग्राम मैंने बोर्ड पे बनाए हैं मैंने कभी भी इतने डायग्राम बना के नहीं सिखाया था। ठीक है, तो बट दिस टाइम यस इट वाज प्रीटी डिफरेंट फॉर यू पीपल। तुम्हें मैंने और भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है, लेट्स सी अगले साल अगर मैं इसमें भी कुछ और ऐड ऑन कर दूँ तो आई डोंट नो, बट हाँ मैंने अपनी परफॉर्मेंस जो पहले पिछले इतने सालों की थी उसको बीट किया है इस साल इस साल मैंने अपनी परफॉर्मेंस को बीट किया है बायो में। चलो, मैम शुड बी ड्रॉ दिस डायग्राम इन द आंसर, हाँ भव्य मैंने यही तो बोला कि तुम बनाओ इस डायग्राम को, है ना, ये डायग्राम बनाओ, आपको मार्क्स मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन के लिए बिल्कुल करेक्ट है। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़े। What are the components of transport system in human beings? What are the function of these components? ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे, ब्लड वस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या आ जाएगा, लिखो, मैं आपको टॉपिक्स के नाम बताती जाती हूँ क्या क्या लिखना है ट्रांसपोर्ट के अंदर, आपके आंसर को मैं बताती हूँ कैसे इफेक्टिव बनाओगे। पहला पॉइंट लिखोगे ब्लड वस्कुलर सिस्टम। अब ब्लड वस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आता है लिखो, पहला पार्ट क्या है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, इसमें बेटा क्या आएगा, इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ये ब्लड वस्कुलर सिस्टम है। दो सिस्टम्स होते हैं जो कि आपका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, एक तो लिम्फेटिक सिस्टम होता है और एक ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम में क्या क्या है, सुन रहे हो ना आंसर, ब्लड वस्कुलर सिस्टम में ब्लड, मीटिंग रिकॉर्ड भी हो रही है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। अब इसके अंदर घुसेंगे, हार्ट के लिए लिखेंगे, हार्ट का क्या काम होता है, इट इज अ पंपिंग ऑर्गन ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम, पंपिंग का काम करता है इस तरीके से, इट इज अ पंपिंग ऑर्गन फॉर ब्लड वस्कुलर सिस्टम, इट इज अ पंपिंग ऑर्गन फॉर ब्लड वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, फिर आप लिखोगे ब्लड के बारे में, फिर आप ब्लड के बारे में लिखोगे, ब्लड इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, it made up of plasma and three types of cell, RBC, WBC and platelets.
RBC, WBC and blood platelets. RBC, WBC and blood platelets. ठीक है। ब्लड प्लाज्मा के लिए लिख लो, ब्लड प्लाज्मा। अब इस ब्लड के अंदर, फिर ब्लड के अंदर और घुस रहे हैं, ठीक है। अब ये ब्लड के कंपोनेंट को, ब्लड प्लाज्मा किस में होता है, ब्लड के अंदर होता है। तो ब्लड प्लाज्मा क्या करता है वो लिखोगे, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। ब्लड प्लाज्मा क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीटरी मटीरियल, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। फिर से बोलूं, ब्लड प्लाज्मा क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीटरी मटीरियल, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। ठीक है। आरबीसी में लिख लीजिए, आरबीसी के लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। WBC, it produce antibodies which fight against bacteria and germs. RBCs बेटा ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू ऑक्सीहीमोग्लोबिन। WBC के लिए लिखेंगे, it kill germs by producing antibodies। ठीक है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है जो जर्म्स को किल करता है। ब्लड प्लेट्स concept WBC produces antibodies which help to kill the germs। एंटीबॉडीज क्रिएट करता है जो कि जर्म्स को किल करता है, बैक्टीरियाज को किल करता है। ब्लड प्लेटलेट्स, इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड प्लेटलेट्स it help in the clotting of blood। ठीक है। अब ये सारा ब्लड का खत्म हुआ। नेक्स्ट हेडिंग ब्लड वेसल्स। बेटा ब्लड वेसल कौन कौन सी होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तीनों लिख लो और फिर तीनों के बारे में लिख देना। आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। मेरे ख्याल से गड़बड़ होने लग गई है फिर से। ठीक है क्या? अभी ठीक है, बीच बीच में खराब हो जाता है। ओके, कैपिलरीज क्या करती है, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड ब्लड। ठीक है, कैपिलरीज 1 सेल थिक होती है ना, वॉइस इज क्रैकिंग, इज इट सो? अनिश, यस। एक दो जने एक बार रिजॉइन कर लेते हैं यार। हाँ बता रही हूँ बेटा। ठीक है, चले, आवाज ठीक है अभी? ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज के क्या लिख रहे थे, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, चाहे न्यूट्रिएंट है या एक्सक्रीटरी वेस्ट है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड द ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड सेल एंड ब्लड, नॉट ब्लड सेल, सॉरी, बिटवीन लिविंग सेल एंड ब्लड। लिविंग सेल और ब्लड के बीच में ब्लड क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, एक्सक्रीटरी जो आपको यूरिया है वो भी ब्लड के अंदर ही है। तो वो सेल से लेना और सेल को न्यूट्रिएंट देना, ये डायरेक्ट आदान प्रदान
कैपिलरीज के थ्रू होता है, बिकॉज कैपिलरीज आर वन सेल थिंग। तो कैपिलरीज हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन लिविंग सेल एंड ब्लड। क्या ये बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? जल्दी बोलो बच्चों। क्लियर है? अब नेक्स्ट, ये तुम्हारा हो गया ब्लड वस्कुलर सिस्टम के बारे में सब कुछ। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होता है? ठीक है दीपांशी, वेन्स और आर्टरीज तो लिख लोगे ना। वेन्स कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, आर्टरीज कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, है ना, वो लिखना है, वो आप खुद फिल कर लेना। लिम्फेटिक सिस्टम में लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ lymph vessels and lymph nodes. Lymphatic system consists of lymph vessels and lymph node. Beta lymphatic system, it consists of lymph vessels and lymph node. ठीक है, lymph vessels and lymph node. बेटा lymph क्या करता है? जो uses आपको लिखवाए भी हैं, नहीं तो उस मेरे ग्रुप जो मेरा चैनल है उस पर जाके देख लेना, सारे यूजेस लिखे हुए हैं, उसके अंदर आप वो यूज लिख सकते हो। लिम्फ क्या करता है? एक्स्ट्रा फ्लूइड को वापस कैरी कर जाता है, फैट को एब्जॉर्ब करता है, वेस्ट को रिमूव करता है, ये सारे लिम्फ के फंक्शन है। लिम्फ वेसल क्या करता है? लिखो लिम्फ वेसल का। लिम्फ वेसल क्या करेगा? lymph vessel, it will collect the lymph vessels, it will collect the lymph, it will collect the lymph, it will collect the lymph and pass it back to the veins, and pass it to the veins, and pass it to the veins. ये याद है ना, डायग्राम याद है? YouTube पे देखा था आप लोगों ने जाके, उसके अंदर ग्रीन कलर का जो पूरा बना हुआ है वो लिम्फ वेसल है। अगर जिसको मेरा डायग्राम उसमें याद होगा तो जो लिम्फ कलर ग्रीन कलर की जो वेसल्स है वो पूरा आपका लिम्फ वेसल्स है। लिम्फ कैपिलरी ज्वाइन होती है, फिर लिम्फ वेसल बनाती है। ठीक है, किस लिए टाइम हो गया होगा? 10 मिनट तो बचे ही, मतलब ही नहीं है। 4 हो गए। हाँ जी, लिम्फ वेसल लिख लिया सब लोगों ने? लिम्फ वेसल लिम्फ को कलेक्ट करेगा और वापस वेन्स में छोड़ देगा। अब लिम्फेटिक नोड क्या करता है? लिम्फेटिक नोड्स हैज WBCs which help to kill the germs, है ना? याद है ना? फूला कैसे था? चेक पॉइंट। यस दीपांशी, बहुत मजा आता है जब तुम मेरी टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हो। चेक पॉइंट्स, यस। सो लिम्फ नोड्स फॉर द चेक पॉइंट्स, वो क्या करेंगे? वो जर्म्स को चेक करेंगे, अगर उनके थ्रू कोई जर्म जा रहा होगा तो उन लिम्फ नोड्स आर फुल ऑफ WBC एंड दे विल मेक मोर WBCs। ठीक है, जिसके कारण नोड फूल जाएंगे और डॉक्टर यही चीज तो चेक कर रहा है, डॉक्टर यही चीज तो चेक करता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्लियर है? चलिए, हो गया? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ जाए बेटा। Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, मैमल्स और बर्ड्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट क्यों करना होता है? इसका पहला पॉइंट तो ये लिखते हैं, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, सो टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर दे कैन नॉट टॉलरेट द मिक्सिंग। लिख लीजिए, मैमल्स एंड बर्ड। हाँ दीपांशी, पहले जो मैं बोल रही हूँ वो लिखो। हाई ऑक्सीजन, ये कोई आंसर नहीं बनता है ना, ये आंसर नहीं बनता है, इसको ऐसे लिखते हैं, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स so they constantly need energy, they are warm blooded animals, they constantly need energy to maintain their body temperature। ठीक है, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए
उनको कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए आपको पता है ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड तो से रिलेट सॉरी ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड के ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी देती है। तो जब ऑक्सीजन मिलेगी तो ही तो एनर्जी रिलीज होगी। प्लीज रिपीट, अनिष्का फिर से रिपीट कर देते हैं बेटा। Mammals and birds are warm-blooded animals. They constantly need energy to maintain their body temperature. ठीक है, मैमल्स और बर्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, उनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होने के कारण अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड की मिक्सिंग टॉलरेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर लिखेंगे ओके फिर आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव अ हायर एनर्जी नीड, they have a higher energy need and more oxygenated blood and require more oxygenated blood for their cell. They have a higher energy need, उनकी एनर्जी की नीड ज़्यादा होती है, कंटिन्यूसली वो चलते रहते हैं। ठीक है, आप मुझे सुन रहे हो तो भी आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो, आप सो रहे हो तो भी आपकी बॉडी कंटिन्यूसली एनर्जी खर्च कर रही है, कैलोरीज बर्न कर रही है। एवरी टाइम वी आर यूजिंग आवर एनर्जी, सो वी हैव हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट, देयरफॉर वी रिक्वायर मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन आवर ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल को ज़्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड देना पड़ेगा। ठीक है, and for all these reasons we cannot tolerate the mixing of oxygenated blood. दीपांशी मैंने बोला we have high energy requirement, हमारी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, we have high energy requirement and therefore we need more oxygenated blood. अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हमें कैसा ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड वाला? ऑब्वियसली ऑक्सीजन वाला। तो वी रिक्वायर मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू रीच आवर बॉडी सेल। हमारे हर एक बॉडी सेल को कैसा ब्लड पहुंचाना है, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड शुड नॉट मिक्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इन्हीं सब कारणों के कारण एंड में लिख दोगे, दो रीजन लिखे आपने, वार्म ब्लडेड होने के कारण, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट के कारण, ये दो रीजन है। फिर एंड में वाइंड अप कर देंगे, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड शुड नॉट गेट मिक्स विद डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर है बच्चों? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वंश आप कुछ लिख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? वंश, माही, प्रियांशी, जय, आप लोग मुझे बताएंगे। दिया कंटिन्यूसली मुझे इन्फॉर्म कर रही है। हाँ, जो लोग मुझे इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं उनकी बात। पलाश क्लास में, आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। अक्षत, आपका क्या स्टेटस है? हाँ, अक्षता, वेरी गुड, फाइनली यू हैव स्टार्टेड आंसरिंग। ठीक है बेटा, ओके चलो नेक्स्ट। शौर्य, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट? जाइलम एंड फ्लोएम को समझाना है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम को समझाना है। ठीक है आशना बेटा, जाइलम और फ्लोएम को समझाना है, समझा दोगे? काफी अच्छे से समझाया हुआ है ना? इसको शॉर्ट में लिख देना, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, कितने मार्क्स का है उस हिसाब से डिसाइड करना। लेट्स से ये दो पूरा पार्ट मिला के लेट्स से 3 मार्क्स का है, तो जाइलम में बता देना कि जाइलम क्या करता है, रूट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वाटर एंड मिनरल को टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल पहुंचाता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। 2 तरह के फोर्सेस इफेक्टिव होते हैं, एक तो थ्रू सक्शन एंड सेकेंड इज रूट प्रेशर। ठीक है, ये इतना देखना कि ये 2-3 लाइन भर रहा है क्या। उसके बाद अगर फिर भी जैसे सक्शन को थोड़ा सा बहुत एक्सप्लेन कर देना, सक्शन का क्या प्रोसेस है, थ्रू ट्रांसपिरेशन during photosynthesis when the exchange of gases will take place through stomata, then the water will be lost in the form of water vapor which will create suction। तो ये आंसर काफी नीट एंड क्लीन भी हो गया और काफी हमको 2 चीजें हमने बता दी। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा रूट से
सुनो भव्य, मैं ये अच्छा, ये तो सबको पता है ना, ट्रांसपोर्ट के दो कंपोनेंट क्या हैं प्लांट्स के अंदर, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आता है तो जाइलम के बारे में थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन करोगे और फ्लोएम के बारे में थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन करोगे। अब आप डिसाइड करो आपको लिखना कितना है। एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड छापेंगे। जाइलम help in the movement of water and absorb mineral from root to each and every part of the cell, sorry, each and every part of the plant in one direction। ठीक है, एक डायरेक्शन में जाइलम क्या करेगा, जो कि वास्कुलर टिश्यू है। भव्य ये सब लिखा हुआ है बुक के अंदर और समझाया मैंने तुमको पहले दिया है, तो तुम तो सुन लो कि लिखना क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कैसे मूव करता है। पहला पार्ट है थ्रू ट्रांसपिरेशन, when there is a loss of water in the form of water vapor creates suction and the water will start moving in the forward direction, in the upward direction, and in the night root pressure will be affected। ठीक है, ये लिख लेना। फिर फ्लोएम के बारे में अलग से कॉलम बना के लिखना। फ्लोएम हेल्प इन द मूवमेंट, फ से याद कराया था, फ फॉर फ्लोएम, फॉर फूड। तो फ्लोएम फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज व्हाट, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज को वो फूड को मूव कराता है इन ऑल द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुआ, खाना बना, बट ये खाना पहुंचाना कहाँ है, इन द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। देयरफॉर द फूड विल मूव अप एंड डाउन इन एवरी डायरेक्शन। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। प्लीज यूज दिस टर्म, ट्रांसलोकेशन लिखना है, दिस विल मेक योर आंसर इफेक्टिव। आप फिर थोड़ा बहुत ये लिख दीजिए क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, और एक्टिव प्रोसेस एवरीबॉडी नो, एवरी बच्चा विल नो नाउ कि एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है। जब सेल अपनी एनर्जी को खर्च करता है, किसके लिए, जो सुक्रोज है उसको फ्लोएम के अंदर डालना है, तो वो एनर्जी को जब खर्च कर रहा था, हमने पूरा पढ़ा था, लोडिंग, रीलोडिंग, बल्क फ्लो, वो सारी चीजें। ठीक है, अक्षिता बेटा आपका जो जो मिस हुआ है जस्ट लेट मी नो, मैं कुछ आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी, सो एटलीस्ट वो तो देखना आप चालू करो, और फिर जहाँ पे भी अटकोगे, हमारी क्लास में रिवीजन बहुत बार होएगा, तो फिर वो आप वो वाले सेशन भी अटेंड कर लेना। तो उससे पहले सारे रिकॉर्डेड सेशन हैं, तो आप मुझे बता देना कि मुझे क्या क्या शेयर करना है, तो वो मैं तुम्हारे साथ पर्सनल विंडो में शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो तुम एक एक दो दो करके वीडियोस देखना चालू कर दो। ठीक, ठीक है बेटा, ओके, चलिए आगे मूव करें। तो लिख लेंगे। भव्य क्लियर हो गया बेटा क्या लिखना है। अब ये कह रहा है हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। अब बताइए कैसे मूव करते हैं। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे सक्शन और रूट प्रेशर की बात जो कर रहे थे। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, अगेन आप ट्रांसलोकेशन एक्टिव प्रोसेस है वो पूरा समझाना है इसके अंदर। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ये तो भैया छोड़ दूं है, लास्ट क्लास में यही पढ़ा है स्ट्रक्चर, जो मैंने बनवाया है हर एक बच्चा वही बना के आएगा और कुछ नहीं बनाना। ठीक है, आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और आपको बचे कुछ जो मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स वैसे कोई देता नहीं है, वो डिपेंड करेगा आपने कितना खूबसूरत बनाया है। तो इसमें डिजाइनिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, बट हाँ बहुत क्लियर है। नेफ्रॉन काम कैसे करता है, वो जो सारा मैंने लिखाया था, पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन होता है। एक टर्म मैंने जो नहीं लिखवाई थी, वो सिक्रीशन भी होता है, वो थोड़ा हायर लेवल का हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं बताया था। मैंने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड कलेक्शन, ये 3 स्टेप्स बताए थे। इस तरीके से आप अपने आंसर को बना सकते हो। नेफ्रॉन में पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, अरे फिल्ट्रेट बन रहा था ना 180 लीटर इन अ डे, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ही तो था, जो कि किसके बीच में होता है, ग्लोमेरुलस और बोमैन कैप्सूल के बीच में वो फिल्ट्रेट बना था। वो फिल्ट्रेट फर्दर कहाँ मूव कर रहा था, पीसीटी, हेनल लूप एंड डीसीटी। इसके अंदर क्या हो रहा था, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, सॉल्ट्स, इनका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था। फिर जाके ये सारा का सारा कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो रहा था। तो 3 स्टेप्स हो गए ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड कलेक्शन। रीएब्जॉर्प्शन और कलेक्शन के बीच में एक और स्टेप होता है सिक्रीशन, वो मैंने नहीं बताया। ठीक है, वो मैंने नहीं बताया।
तो क्या लिख लोगे, इसी तरीके से अपना आंसर लिख के आना, ठीक है। ये 3 स्टेप्स में लिखना, 3 स्टेप में याद करना, तो तुमको याद भी रहेगा। 3 स्टेप्स क्या है, कौन बताएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, कलेक्शन, ठीक है। कर लोगे, बढ़ जाओ आगे, जल्दी से चार्ट बिंदु पे थम्स अप भेजो भाई, मैं पानी का ब्रेक ले रही हूँ, इतने बताओगे मुझे। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी, क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो ये भी हमने काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था कि रेजिन और गम्स कहाँ पे होते हैं, बार्क ऑफ द प्लांट पे होते हैं। तो ये वेस्ट ही होता है, बार्क गिरती है तो ये भी बार्क इनफैक्ट डेड पार्ट होता है आपके प्लांट का, डेड सेल से बना होता है। फिर हमने लीव्स में बोला था, लीव्स के अंदर वैक्यूल्स, लीव के सेल्स के अंदर वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट्स के जो सेल होते हैं उनके अंदर वैक्यूल का साइज बड़ा होता है क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। तो जब लीफ ड्राई हो जाती है तो ड्राई लीफ के अंदर जो सेल्स होते हैं उन सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है, जो वेस्ट होता है, जब लीफ सूख के गिरती है एंड द ड्राई लीफ फेल ऑफ, एट द सेम टाइम उसके साथ जो वेस्ट था वो भी गिर जाएगा। और हमने वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट बोला, प्लांट रेस्पायर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन होती है वो भी उनका क्या होता है, अरे क्या ये क्या लिख दिया, सो ऑक्सीजन भी क्या होती है, एज अ बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। तो ये 4 पॉइंट्स लिखवाए थे मेरे ख्याल से मैंने आपको, 4 या 5। तो ये पांचों के पांचों, कोई बात नहीं, पांचों के पांचों ये पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। 5, यस भव्य 5, वेरी गुड, भव्य को भी याद है, 5 लिखवाए थे तो ये पांचों के पांचों लिख के आए। ओके, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, बेटा ये मैं पूरा लिखवा रही हूँ, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन दैट नीड टू बी डिक्टेटेड। तो ये मैं लिखवा रही हूँ, आप लोग लिखेंगे। लिखो इसका आंसर। एक बार रुकना, मेरे को एक बार एनसीईआरटी में डाउन देखनी है, मेरे 2 मिनट के लिए रुकना। इसका आंसर है ना, मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, ठीक है। इसका मुझे डिक्टेट, मतलब मैं तुम्हें आंसर पहले भेजूंगी फिर समझाऊंगी। चलो आगे मूव करते हैं। एनसीईआरटी हो गई और बच्चे क्वेश्चन, हाँ, द जाइलम, ये आंसर मेरे को प्लीज याद दिला देना, ठीक है। ये यूरिन वाला डिस्कस करेंगे। द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये तो ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यही है ना इसके बाद, सही जा रही हूँ ना? अच्छा, द किडनी वाला, हाँ हाँ, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है, हाँ ठीक है। और द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड क्या, ऑल ऑफ द अबव, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, यस, दीपांशी डी इज करेक्ट। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन बी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, यस यस। हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, याद है, फैट के लिए पहले तो लीवर काम करेगा, अपने बाइल जूस सिक्रीट करेगा, लार्ज ग्लोब्यूल्स और फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, ठीक है। ये मैंने अगर लास्ट शेप पढ़ाते वक्त तुमको ये टर्म नहीं बताई थी तो प्लीज राइट इट डाउन। लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन करता है, which facilitate the function of digestive enzyme lipase, ठीक है। सुन लो मेरी बात, बाइल जूस क्या कर रहा है, लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को इनटू स्मॉल में कन्वर्ट कर रहा है,
जिससे कि डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज का काम इफेक्टिव हो पाएगा। ठीक है, तो उसको मजा आएगा स्मॉल ग्लोब्यूल्स को फिर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने। ठीक है, तो ये पूरा बताना है। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, चलो। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? तो सलाइवा क्या करता है? हाँ बोलो बेटा। मैम फिफ्थ वाले क्वेश्चन में बाइल जूस पेस्ट का था और where does this process take place में आएगा पैंक्रिया या फिर लिवर? बेटा आपकी आवाज ब्रेक डाउन हो गई, फिर से बोलो एक बार। मैम फिफ्थ का सेकंड पार्ट एक बार बता देना। Where does this process take place? ये वाला। यस मैम। हाँ, तो लिखें भाई। पहले तो फैट इज फर्स्ट इमल्सिफाइड विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट. Emulsification convert fat into very fine droplets. They are acted upon by pancreatic lipase. Lipase break fat into fatty acid and glycerol. The later are absorbed by villi and तो अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि where does this process take place? बेटा ये सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तो होता है, because small intestine will get the secretion of liver and pancreas both. तो उसको आपका जो फैट है ना उसको कहीं नहीं जाना है, उसको ना लीवर के पास जाना है ना उसको पैंक्रिया के पास जाना है। तो बेटा ये सारी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रही है। बाइल जूस भी उधर उसके पास आ जाएगा, पैंक्रियाटिक जूस भी उसके पास आ जाएगा और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्या इस आंसर मिल गया दीपांशी को अपना? यस मैम। ओके, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? तो सलाइवा सबसे पहले तो मॉइस्चर एंड सॉफ्टन द फूड करता है। ठीक है, ग्राइंडिंग का काम टीथ कर रहा है, बट सॉफ्टनिंग का काम और मॉइस्चरिंग का काम कौन करता है? सलाइवा करता है। फिर सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जिसका काम होता है कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ शुगर को सिंपल में कन्वर्ट करने का। ठीक है, बस ये दो चीज लिख लो। ठीक है, जो कि माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये दो चीजें, ये खाने को क्या करेगा? सॉफ्टन करेगा, मॉइस्चर करेगा। मॉइस्ट करने से क्या होगा? ईसोफेगस से जब खाना मूव करता है तो इट विल स्लिप इनटू द ईसोफेगस। ठीक है, आपकी ईसोफेगस की इनर लाइनिंग में भी सलाइवा होता है। ये चीज बताई थी ना आपको कि जो सलाइवरी अमाइलेज का काम होता है ईसोफेगस में पूरा चल रहा होता है। ठीक है, तो ये माल्टोज का बनने का काम इधर भी हो रहा है, सलाइवा इधर भी है। ठीक है, तो ये जो पैसेज है फ्रॉम माउथ टू स्टमक, इस पैसेज को आपको स्लिपरी बनाना है, आपका फूड शुड मूव स्मूथली। तो उसके लिए सलाइवा होता है which moisten the food, soften the food so that the passage from mouth to stomach will become smooth. Clear है? And second work is it secrete enzyme called salivary amylase which is responsible for converting the complex nature of sugar into simple starch to maltose. Starch to maltose. Clear? Clear है? बोलो बच्चों, क्लियर है? लिख लिया जिसको लिखना था? यस अनुष्का? यस मैम। ओके बेटा, ठीक है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े बच्चे। ओके, सिर्फ गर्ल्स ही यस मैम कर रही है। संचित कहाँ हो भाई? जय, पहला लड़का मैदान में। सक्षम? हाँ जी। What are the necessary condition for autotrophic nutrients and what are its byproduct? ठीक है, नेसेसरी कंडीशन क्या है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल ही तो रिस्पॉन्सिबल होता है सनलाइट को। ये क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लोरोफिल? सो टू ट्रैप द सनलाइट। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, और एब्जॉर्ब नहीं होगी तो भैया खाने का काम होगा नहीं आगे। ठीक है, तो कंडीशन तो ये हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, ये सारी चीजें चाहिए। उसके बाद है बाय प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट, what are the differences between aerobic and anaerobic? Name some organism that use anaerobic mode of respiration. Everybody know. भेज भी दिया था मैंने शायद ये आंसर आप लोगों को, 4 पॉइंट्स थे इसके, भेज दिए थे मैंने।
हाउ आर एल्वियोली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी पढ़ा दिया कि क्या होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर। मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं आपको, ठीक है, तो वो पॉइंट्स एज इट इज लिख के आना। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी, तो इसका आंसर लिखना है। काफी बच्चों को दिक्कत आती है इसका आंसर लिखने के लिए, तो मैं आपको आंसर डिक्टेट करा देती हूँ। हीमोग्लोबिन की कमी होने से क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन की कमी होने से आपके हर एक बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण आप बहुत जल्दी वीकनेस आती है, बेहोशी आती है, ठीक है, माइंड सिक, आप पूरे टाइम थके हुए महसूस करते हो, ठीक है, हमेशा देर यू फील लेथार्जिक, आप एनर्जेटिक हो ही नहीं पाते हो, बिकॉज आपकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी मिल नहीं रही है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, एवरीवन स्टार्ट राइटिंग। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एनीमिया, ANAEMIA, deficiency of hemoglobin is called anemia, ANAEMIA। जो एनेमिक पर्सन सुना होगा ना, ये एनेमिक है, ठीक है, जिसके चेहरे पे या आप उसका पाम देखोगे तो वो रेड ना होके येलो कलर का होता है, पेल कलर का होता है, ठीक है। सो deficiency of hemoglobin is called anemia. In anemia the blood is unable to carry, in anemia the blood is unable, UNABLE, the blood is unable to carry the amount of oxygen, the amount of oxygen required by the body, ठीक है। in anemia the blood is unable to carry the amount of oxygen required to body, इसको हाइपोक्सिया भी कहते हैं, सिर्फ नाम सुन लो, ठीक है, आगे मत पूछना, ठीक है। ये बायोलॉजी की टीचर्स यूज करती है ये टर्म हाइपोक्सिया, जब आपकी बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है वो ब्लड कैरी नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर से बोलती हूँ, इन एनीमिया द ब्लड इज अनेबल टू कैरी द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, ठीक है, इस प्रोसेस को हाइपोक्सिया बोलते हैं। लिख लिया यहाँ तक, बाय द बॉडी लेसर एनर्जी, हाँ, लेसर एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द बॉडी, लेसर एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द बॉडी, लेसर एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द बॉडी। तो इस केस में लेसर एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द बॉडी। अब क्या होगा, द पर्सन विल फील वीक, पर्सन को कमजोरी आएगी, द पर्सन विल फील वीक, कॉमा पेल, PALE पेल, कॉमा लेथार्जिक, हमेशा थका हुआ, LETHARGIC लेथार्जिक, एंड अनेबल टू परफॉर्म विगरस एक्सरसाइज, ये तो भूल ही जाओ, एंड अनेबल टू परफॉर्म विगरस और फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, फिजिकल वर्क, एक्सरसाइज, ये भूल जाओ भैया, रोजमर्रा के काम करने में जोर आने वाला है, ठीक है, रोजमर्रा के काम ही नहीं हो पाएंगे। एंड अनेबल टू परफॉर्म विगरस एक्सरसाइज और फिजिकल वर्क, किसी भी तरह का काम, एक बड़े से सामान को उठा के एक दूसरी जगह पे लेके जाना है। हाँ, फिर से रिपीट कर देती हूँ बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एनीमिया, इन एनीमिया द ब्लड इज अनेबल टू कैरी the amount of oxygen required by the body, that is called hypoxia, due to which the energy requirement is not fulfilled, हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है, हमें एनर्जी पूरी नहीं मिल पाती है, लेस एनर्जी इज क्रिएटेड बाय आवर बॉडी। तो एनर्जी कम होने के कारण एक पर्सन को वीक लगता है, VAWEAK वीक, पेल, लेथार्जिक, एंड ही इज अनेबल टू परफॉर्म एनी विगरस एक्सरसाइज और फिजिकल वर्क। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? बढ़िया से। हाँ मैम, आपने जो प्रोसेस बोला था वो लिखना है या आपने बताने के लिए? हाइपोक्सिया? यस मैम। हाँ, नहीं लिखना, नहीं लिखना। हाइपोक्सिया एनसीईआरटी में नहीं है, है ना? ये तो ऐसे ही बता दिया। एनीमिया मतलब आपके पास ब्लड की कमी है, और हाइपोक्सिया मतलब आपका ब्लड ऑक्सीजन लेके ही नहीं जा रहा है अपनी बॉडी के पास, ठीक है।
हीमोग्लोबिन एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन इज लेस, आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन का काउंट होता है ना 14, 13, 12, 11। हीमोग्लोबिन का काउंट होता है, तो हीमोग्लोबिन कम हो गया है, मतलब हीमोग्लोबिन इज रेस्पिरेटरी प्रेगनेंट। तो अब आपका ब्लड ऑक्सीजन लेके ही नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है। तो हीमोग्लोबिन की कमी होना इज एनीमिया, जिसके कारण आपका ब्लड इज अनेबल टू कैरी ऑक्सीजन, क्योंकि कैरियर कौन है? हीमोग्लोबिन, उसकी कमी हो गई। तो अब बॉडी के अंदर ब्लड ऑक्सीजन ले ही नहीं पा रहा है, जिसको हाइपोक्सिया हो। ठीक है, इससे ज्यादा तो मैं समझ जाऊं। ओके, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, व्हाई इज इट नेसेसरी। बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार। तो डबल सर्कुलेशन मैंने आपको पूरा बताया हुआ है। व्हाई इज इट नेसेसरी, इसके लिए आप वही बता सकते हो, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखना होता है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और डबल सर्कुलेशन को आपको लिखवाया था, क्या होते हैं? दो, पल्मोनरी और स्कीमेटिक होता है, सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी क्या होता है? ये यहाँ पे टच क्यों किया है मैंने? हार्ट, लंग, हार्ट, बस इधर ही घूमता रहता है ब्लड। हार्ट, लंग, हार्ट, ये याद करने का तरीका है। देखो, रेनल नाम आए तो किडनी है, पल्मोनरी नाम आए तो लंग्स है। ठीक है, ये याद कर लो। जब भी रेनल नाम आए तो किडनी है, इससे रिलेटेड है। पल्मोनरी जब भी टर्म आए तो लंग्स से रिलेटेड है। तो पल्मोनरी सिस्टम, हार्ट, लंग्स, हार्ट, यहाँ पे ब्लड को घुमाते जाओ। सिस्टमैटिक के अंदर हार्ट बॉडी पार्ट, हार्ट बॉडी पार्ट। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लो चार्ट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट जो मैंने आपको बनवा दिया था। ठीक है, बहुत ही बढ़िया डायग्राम है वो। मतलब डबल सर्कुलेशन, सुनो, अगर वैसे तो होगा नहीं, अगर तुम्हारा कभी पेपर भी छूट रहा हो तो सबसे पहले क्या करना, जैसे डबल सर्कुलेशन कभी भी आए ना, सबसे पहले फ्लो चार्ट बना देना। और तुम अंदर गाने भी लिखे होगे ना, मैं सीरियसली कह रही हूँ, फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि टीचर से वो डायग्राम देखेगी और वो डायग्राम करेक्ट होगा। अब ये ट्राई तुमको करना है, ठीक है? पहले फ्लो चार्ट बना के उस पैराग्राफ के अंदर पल्मोनरी सिस्टम और सिस्टमैटिक के अंदर गाने लिख देना, देखना फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, यू कैन ट्राई दिस। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन बेटा, डबल सर्कुलेशन, क्योंकि वी आर अगेन, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखना होता है, हम मिक्सिंग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। ये सारी जो उसमें लिखा था ना, सेपरेशन क्यों ज़रूरी है, वही लिखें। ठीक है भव्य? ठीक है भव्य, या फिर से बताऊं? ठीक है, ठीक है, ओके बेटा। ट्रांसपोर्ट इन जाइलम एंड ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम लिख लोगे। इसके अंदर डिफरेंसेस आपको लिखने हैं कि भैया जाइलम रूट के प्रोडक्ट को लेके जा रहा है, फ्लोएम आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट को लेके जा रहा है। ट्रांसपोर्ट जाइलम वन डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लोएम टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन। ठीक है, तो जाइलम के अंदर जो प्रोसेस होता है वो फिजिकल फोर्स होता है रिस्पॉन्सिबल, सक्शन इज अ फिजिकल फोर्स, वेयर फ्लोएम के अंदर एक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें सेल अपनी एनर्जी को यूज करता है। ये डिफरेंस लिख लेना, क्योंकि किसी ने भी नहीं लिखा होगा, मुझे पता है, तो प्लीज राइट इट डाउन। Xylem in xylem the product of the water and mineral will move due to physical force, और उसको अंडरलाइन करो। फिर फ्लोएम में लिखोगे the product of photosynthesis will move due to active process, उसको अंडरलाइन करोगे। ठीक है, उसको अंडरलाइन करोगे। आ रही बात समझ में? एल्वियोली और नेफ्रॉन के तुमको मैंने अभी भेजी थी। हाँ, एल्वियोली और नेफ्रॉन के भेज दिए। शीट में तुम्हारे डाउट हैं क्या? शीट तो ऑलमोस्ट हो गई होगी, बताओ। चलो एक बार एक शीट ले लेते हैं, आज ज़्यादा तो नहीं हो पाएगी। टेस्ट की डिटेल बता दूं। कल आपका टेस्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम टेस्ट लेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट लेंगे, इसके अंदर मैं और कुछ भी नहीं डालूंगी। ठीक है, टाइमिंग 3:30 क्यों? आप लोग कितने बजे फ्री हो जाते हो? जल्दी ले सकती हूँ क्या? हाँ, अरे 10 बजे नहीं, मैं तो 3 बजे की बात कर रही हूँ। 3 o'clock ले सकती हूँ क्या? लाइफ प्रोसेस का टेस्ट डिस्कशन, उसके अंदर भैया एक तुमको आंसर को शायद गॉल ब्लैडर वाला क्या क्वेश्चन, डायरिया वाला था ना, क्या क्वेश्चन क्या था? डायरिया में लार्ज इंटेस्टाइन में से कौन सा फंक्शन है जो परफॉर्म नहीं होता? अरे डायरिया के अंदर होता क्या है, पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आपकी बॉडी क्या कर रही है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था। और कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया था? डायरिया वाला ना, फिर भी कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया। एसर्शन रीजन वाला, एसर्शन रीजन अगर कोई पेपर है तो मेरे को इधर रुको, ये रहा है मेरे पास, रुको है मेरे। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन था, डाइजेशन ब्रेक लार्ज मॉलिक्यूल्स टू सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच कैन बी इजीली एब्जॉर्ब, तो एसर्शन ट्रू है। डाइजेशन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, ये फॉल्स है। सारे मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए डाइजेशन चाहिए, ये रॉन्ग है। इसको कौन जस्टिफाई करेगा? कौन जस्टिफाई करेगा? नहीं तो लिखो और मुझे, मतलब ये रॉन्ग है, तुम आंसर ढूंढ के लेके आओ। ये जरूरी नहीं है कि आपको डाइजेशन इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, हर एक मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कराने के लिए डाइजेशन चाहिए ही चाहिए। ऑक्सीजन वगैरह के लिए नहीं चाहिए डाइजेशन। बेटा मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? तो ऑक्सीजन, चलो तुमको मैं सोचती हूँ कि एक दो लोग और ट्राई करो, मैं आंसर अभी बता रही हूँ, मतलब रीजन तुम लोग फाइंड आउट करो, नहीं आता तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। फिर है एसर्शन लाइपेज हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बेटा ये गलत है। लाइपेज थोड़ा करता है, बाइल जूस करता है, लाइपेज नहीं करता है, तो ये गलत है। लाइपेज हाइड्रोलिसिस फैट एंड ऑयल, दिस इज करेक्ट। लाइपेज फैट को हाइड्रोलाइज कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, ये तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं तुमको बता देती हूँ। तो लाइपेज हेल्प इन इमल्सिफिकेशन, दैट इज रॉन्ग। बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है? लाइपेज नहीं करता है। लाइपेज क्या करता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट करता है, हाँ ये करेक्ट है। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट का मतलब होता है फैट को ब्रेक डाउन करना है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये टर्म आपको नहीं पता था, मैं बता देती हूँ, ये है। मैम हाँ बोलो। मैम जो इससे पहले वाला था डाइजेशन वाला, उसमें सर्शन फ्लो था, और जो दूसरा था रीजन फॉल्स था, रीजन फॉल्स था। यस यस मैम। मैम मेरा ये वाला क्वेश्चन जो था वो गलत था, वो मुझे यही पूछना था कि इसमें गलत क्यों था ये। हाँ तो मैं यही सोच रही हूँ कि कुछ और बच्चे दे दें, नहीं दे पाएंगे तो फिर मैं आंसर कर दूंगी, ठीक है? कर दूंगी मैं, हाँ कर दूंगी, चिंता मत करो। अच्छा एक है ना, ये जो आपको लेबलिंग का एक क्वेश्चन था वो गलत था, है ना? कंप्लीट कौन सा पार्ट था? हाँ, जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस है, वो वाला था क्या? डायग्राम में जो ई मार्क कर रखा है वो गलत है, ठीक है? वो गलत है, वो पार्ट ही गलत है। बस मेरी ख्याल से और तो सब ठीक है आप लोगों के। मैम वो एनसीईआरटी में ई को ना स्मॉल इंटेस्टाइन मार्क कर रखा है। हाँ तो मेरे डायग्राम में गलत है ना बेटा? मैम एनसीईआरटी में भी ऐसे दे रखा है, मतलब ई को उस ट्रायंगल पे टच कर रखा है, जो वो है ना उसका, जो भी है ये गलत है, ठीक है? चलो हाँ, एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे। कौन, अच्छा एक बार क्लास खत्म करने से पहले मैम, हाँ एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और क्या बोल रहे हो अनुष्का? प्लीज टेल द डायरी आंसर अगेन, हाँ वो भी बता दूंगी। अभी मेरी एक्चुअली दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं ये दोनों बता दूंगी, दोनों आंसर ही करेक्ट, दोनों ही बता दूंगी, चिंता मत करो। अच्छा मुझे ये बता दो नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, वोटिंग करवा रही हूँ,
प्लीज Electricity. आप लोग है ना इस पे काउंट करो कौन क्या भेज रहा है, ठीक है। एवरीवन प्लीज स्टार्ट काउंटिंग, लाइट कितने भेज रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कितने भेज रहे हैं, और मैं इधर के बच्चे काउंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हाथ खड़ा करें, 1 2, और लाइट के लिए हाथ खड़ा करें, 1 2 3 4 5। मेरे पास 5 लाइट वाले हैं, काउंट करना आप लोग, 5 लाइट वाले और 2 इलेक्ट्रिसिटी वाले। काउंट किया किसी ने? नाइन लाइट वाले हैं, 9 और 5 14। इलेक्ट्रिसिटी वाले कितने हैं? इलेक्ट्रिसिटी वाले, अरे 8 6 नहीं समझ में आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी वाले कितने हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? 8 इलेक्ट्रिसिटी, 2 10 7, ठीक है, ठीक है। तुम बोलोगे तो आई कैन डू वन थिंग, पहले मैं लाइट पढ़ा देती हूँ, कंटिन्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दूंगी, ठीक है। अगर तुम बोलोगे पहले मैं लाइट पढ़ा देती हूँ क्योंकि लाइट वाले ज़्यादा हैं, और फिर लाइट के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दूंगी, ठीक है। मतलब अभी अपन मई में चालू करेंगे, आज 12 है, 15 तक भी अपन करते हैं, हाँ। तो 15 तक भी अपन स्टार्ट करते हैं, तो तुम समझो 1 महीना तुम पूरी फिजिक्स पढ़ोगे, एंड दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। यही 2 हैं फिजिक्स की, ये ऐसे 2 हाथ हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं बचता फिजिक्स के अंदर। तो इलेक्ट्रिसिटी और लाइट दोनों कर लेंगे एक साथ, फिर तुम पूरे साल मेरा दिमाग खाते रहना कि मैम फिर से रिवाइज करा दो, जो मेरा ही मैं करवाती रहूँगी, ठीक है। तो आज इतनी ही क्लास, कल मिलते हैं अपन टेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बाय। ओके बेटा, ओके बेटा।